सत्य के साथ। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सलीम सैफी और आज हमारे खास मेहमान हैं दीपेंद्र सिंह कोश्यारी, जिन्हें आमतौर पर प्यार से दीप कोश्यारी भी कहा जाता है। दीप कोश्यारी, दीपेंद्र सिंह कोश्यारी कुमाऊं में वो नाम है जो युवाओं में बहुत ज़्यादा चर्चित और लोकप्रिय है। इनका जन्म भगत सिंह कोश्यारी जी के परिवार में हुआ और इन्होंने बचपन से ही जन सेवा को बहुत करीब से देखा है। परिवार में हमेशा से एक ही मकसद रहा है कि लोगों की सेवा करो, जनता की सेवा करो, क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिलाओ। जब से उत्तराखंड में धामी सरकार बनी है उस वक्त से युवाओं में एक अलग ही जोश है। दीपेंद्र सिंह कोश्यारी इस वक्त कुमाऊं क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय नेता है, तो हमने गुजारिश की कि आप जनता से, हमारे दर्शकों से हमारे स्टूडियो आकर रूबरू हों और अपने विचारों से उन्हें अवगत कराएं। तो हम स्वागत करते हैं दीपेंद्र कोश्यारी जी आपका अपने स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। और मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जब से धामी सरकार उत्तराखंड में आई है तो युवाओं में एक अलग जोश है और लोग ये मान रहे हैं, खासतौर से युवा, कि ये सरकार उनकी खुद की सरकार है। हर नौजवान अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहा है। आम लोगों में एक उम्मीद की किरण है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा वैसे तो पिछले 5 साल से बहुत अच्छा कार्यकाल बिताया गया है, लेकिन पिछले 4.5 महीने जब से हमारे श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक युवा मुख्यमंत्री, एक यशस्वी मुख्यमंत्री, जब से इन्होंने अपने हाथ में बागडोर संभाली है, तो इन्होंने वाकई में सिर्फ 4 महीने के अंतर्गत एक 4 साल में जो कार्यकाल होता है वो करके दिखाया है। सुबह से शाम अगर देखा जाए तो उनके एक एक दिन में वो जिस तरीके से जनता के बीच में चल रहे हैं, जिस तरीके से जनता के बीच में दौरा कर रहे हैं, जनता को अपना समझ के, जनता की हर समस्या को जिस तरीके से वो पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे युवाओं में एक नया उत्साह है, एक नया जोश है। और जिस तरीके से अब इस बार कहा जा रहा है कि अब की बार युवा सरकार, तो हर युवा, जैसा कि आपने बोला अभी कि हर युवा अपने आप में एक मुख्यमंत्री का एक प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को देख रहा है, तो उसी का ये शुरुआत है जो आगे बढ़ेगा। अच्छा, हमने देखा है कि कुमाऊं क्षेत्र में जो भगत सिंह कोश्यारी जी की, भगत दा की जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता को लोग सालों से देखते आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक ना किसी बड़े साम्राज्य की बात की है, ना ही उन्होंने बाकी नेताओं के तरीके से बहुत बड़े बड़े जो एस्टेब्लिशमेंट खड़े किए। उन्हें जब भी देखो उनका एक ही स्वार्थ होता है भगत दा का, कि सिर्फ लोगों की मदद हो, लोगों को रोजगार मिले, लोगों का विकास हो, ज़मीनों में किसी को हक मिले। तो वही रूप लोग आपको एक नौजवान भगत सिंह कोश्यारी के रूप में देख रहे हैं। क्या भगत दा का जो इतिहास है वो रिपीट होने जा रहा है? देखिए, जैसा कि आपने बोला, श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, जिनके परिवार से मैं आता हूँ, जो कि आज के दिन महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल के रूप में हैं, उनके द्वारा वे उन चुनिंदा नेताओं में से थे जिनके द्वारा इस उत्तराखंड राज्य की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। वे उन नेताओं में से थे जिन्होंने इस राज्य के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। तो उन सभी नेताओं की बात मैं अगर करूं, तो जिन नेताओं ने इस राज्य के लिए अपनी खून पसीना बहाया है, उनको इस राज्य के बारे में हर चीज़, एक एक चीज़ से वो वाकिफ़ हैं। तो जिस इंसान को इस राज्य की ज़मीन की पूरी सच्चाई पता हो, जिस नेता ने इस राज्य को ज़मीन में पैदल चल के पूरा अपने आँखों से अपने द्वारा देखा हो, उस हर जगह की समस्या उसे पता हो, तो उस नेता के लिए आप जो कह रहे हैं कि लोग, जनता का उन्हें समर्थन मिलता है, जनता का उन्हें प्रेम मिलता है, तो उन्हें क्यों नहीं मिलेगा? वो ये कभी नहीं कहते कि आप मेरे द्वारा आओ। पिछले जितने सालों से मैं उन्हें देख रहा हूँ, उनका मानना है कि मैं आपके द्वारा आऊँगा। उनका हमेशा से कहना रहता है कि हर घर मेरा घर है, मुझे कोई मेरे अपने घर की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी कोशिश ये चल रही है कि जो उनकी जनता के प्रति जो उनका प्रेम है और जनता में जो उनके प्रति प्रेम है, वो चीज़ मैं आगे आने वाले समय पे उस चीज़ को मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी उस तरीके से निभा पाऊँ। अच्छा दीपेंद्र जी, जैसा हमने देखा कि भगत दा वहाँ सांसद रहते हुए उन्हीं का एक क्षेत्र लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र, तो वहाँ के सांसद के रूप में उन्होंने बहुत काम किया और पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो काम किया, तो वो तो ज़्यादातर व्यस्त रहते थे, लेकिन ज़मीनी तौर पर उन तमाम विकास कार्यों को आगे ले जाने, गति देने का काम आप करते थे। तो वो जो आपका पुराना अनुभव है, वो अनुभव कितना वर्तमान धामी सरकार में कितना काम आ रहा है?
देखिए, पहले तो मैं आपको अगर बताऊं तो लाल कुआं तो चलिए ठीक है, क्योंकि वो नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद हुआ करते थे, तो नैनीताल उसके अंदर एक आ जाता था कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में। परंतु अगर मैं एक बात बताऊं आपको, तो उन्होंने सिर्फ एक लाल कुआं के लिए, जो आप कह रहे हैं कि लाल कुआं के लिए क्षेत्र में कार्य किए, ऐसा नहीं है। उन्होंने उधम सिंह नैनीताल में कई योजनाओं में कार्य किए, कई चीज़ों पर उन्होंने ज़मीनी स्तर पर कार्यवाही करी। और श्री कोश्यारी जी की ऐसा नहीं कि सिर्फ लाल कुआं या उधम सिंह नैनीताल तक ही पकड़ है, पूरे उत्तराखंड को उन्हें अपना परिवार माना जाता है, मतलब उनको अपने परिवार की तरह मानते हैं उत्तराखंड की सभी जनता को। तो पूरे प्रदेश में उनके इतने जन चाहने वाले लोग हैं कि उनके कार्य सिर्फ एक जगह में सीमित नहीं है। और मैं अगर बताऊं तो सिर्फ उत्तराखंड भी नहीं, उनके द्वारा जो कार्य मैं देखे जा रहा हूँ इतने सालों से, उत्तराखंड से लेके दिल्ली तक, और दिल्ली से लेके नेपाल तक भी, क्योंकि वो इंडो नेपाल में भी अभी बीच में जब सांसद रहा करते थे, उनके पास उनकी भी जिम्मेदारी थी उस चीज़ की भी। तो उनके पास कार्य जो करने की जो क्षमता है और जो जो सीमा है, वो यहाँ तक नहीं थी सिर्फ सीमित, वो पूरी यहाँ से लेके नेपाल तक थी। तो जिस तरीके से वो कार्य करते थे, ऐसा नहीं कि हमने उनके साथ कोई बहुत कार्य उनके स्तर पर किया, लेकिन हमने उनसे सीखा, हमने उनसे समझा कि कार्य किस तरीके से किए जाते हैं, किस तरीके से जनता अगर आपके पास आ रही है, किस तरीके से आपको उनका मनोबल बढ़ाना पड़ता है। क्योंकि जनता, देखिए क्या होता है, एक आम जनता को राजनीति से कोई बहुत मतलब नहीं होता है। आम जनता की छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं जिसे हमें निभानी चाहिए। आप समाज सेवाएं तो कर रहे हैं, ये जन सेवाएं तो कर रहे हैं। दीप जी, आपने बचपन में जिस घर में आपने जन्म लिया, तो वहाँ पैदा होने के बाद से आज तक आप ऐसे संस्कार पाए हैं कि आपका मकसद कभी भी बड़ा साम्राज्य स्थापित करना नहीं रहा। आपको जब भी देखो, आपकी सादगी ही भगत दा की तरह एक लोकप्रिय नेता के रूप में स्टेबल हुए। आप युवा मोर्चे में रहे और भी संगठन में अलग अलग दायित्व आपने निभाए। लेकिन जैसे बाकी नेता, बाकी परिवार अपने घर के बच्चों को राजनीति में प्रमोट करते हैं, लेकिन भगत दा ने स्पष्ट तौर पे कहा कि राजनीति में जो भी खड़ा होगा अपने व्यवहार से, अपनी मेहनत से खड़ा होगा। तो इस चीज़ को आप किस रूप में लेते हैं कि भगत दा ने सीधे खुले तौर पे कहा कि जो आएगा अपने टैलेंट से आगे आएगा? जैसा कि आपको पता भी होगा, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, ये परिवारवाद से वैसे ही बहुत खुश नहीं रहती है, परिवारवाद को ऐसा बहुत समर्थन भी नहीं देती है। अन्य पार्टियों को जब आप देखेंगे, किसी अन्य पार्टी में चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, शिवसेना हो, बंगाल में टीएमसी हो, ये सारी पार्टियों में जब उनके एक नेता जो डेवलप होते हैं, तो ये माना जाता है कि उसकी अगली पीढ़ी भी नेता ही होने तय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है, भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है। और जब संगठन में कोई कार्य किए जाते हैं तो किसी अकेले तो किए नहीं जाते हैं, पूरे सबको साथ रह के, सबको साथ बैठ के, सबको साथ मिला के और सभी के लिए फैसले लिए जाते हैं। तो बात अगर सिर्फ हमारी की जाए तो वो गलत है। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी रीति नीति रही है कि आप जन सेवा करिए, समाज सेवा करिए। तो इसका मतलब कि आपको ये लगता है कि जो भगत दा से आपने बचपन से सीखा है, वो स्वतंत्र रूप से आप उसे एग्जीक्यूट करके इस लोकप्रियता के पायदान पे आगे बढ़ रहे हैं? मेरा मानना सिर्फ इतना है कि आपको काम इसलिए नहीं करना चाहिए कि मुझे विधायक बनना है इसलिए मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ, या मुझे सांसद बनना है इसलिए मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ। आप सेवा करिए ना, आप समाज की सेवा करिए, उन लोगों के कार्य करिए। आप लोग देख रहे होंगे, हर कोई जो समाज की सेवा कर रहा है वो सिर्फ नेता ही थोड़ना है। लोगों ने इतने एनजीओज खोले हैं, लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, वो सब देश की सेवा ही तो है। लेकिन जब आप एक पद में आते हैं, या जिसको आप राजनीति में आप कहते हैं, राजनीति में जब लोग आते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप क्या कहते हैं सिर्फ एक उस पोजीशन के लिए काम कर रहे हैं। आप काम सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए रहे हैं, और जनता के कार्य करने के लिए आपको अगर एक पद मिल रहा है तो वो ठीक है, लेकिन पद मिल रहा है इसलिए काम कर रहे हैं, ये बोलना ये बिल्कुल उचित नहीं है। अच्छा कोश्यारी जी, आप बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जनता की सेवा कर रहे हैं। आप लाल कुआं क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय हैं, पूरे नैनीताल क्षेत्र में सक्रिय हैं, कुमाऊं में आप सक्रिय हैं। लेकिन लोग, जनता आपसे इतना प्यार कर रही है कि वो चाहते हैं कि आप लाल कुआं से विधायक हों, वो आपको भावी विधायक के रूप में देख रही है।
लेकिन जब आप सिर्फ मामूली कार्यकर्ता के तौर पे मेहनत कर रहे हैं, आप संगठन के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जनता जो आपको एक विधायक के रूप में देख रही है, तो जनता के इस प्यार को आप क्या कहेंगे? जनता के द्वारा जो प्रेम आपको मिलता है उसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप विधायक बन गए। हम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, हम जनता के लिए लगातार हर पल सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन हम सिर्फ जनता के साथ साथ जो क्षेत्र का विकास है, उस जो क्षेत्र की हम आगे हमारा एक विज़न है कि हमें उस क्षेत्र को कहाँ ले जाना है, हम इस वक्त उस चीज़ में ध्यान दे रहे हैं। अब क्योंकि ये चुनावी माहौल है, चुनावी वर्ष, आने वाला जो वर्ष है वो चुनावी वर्ष है, तो उसमें लोग मानते हैं, लोग उस तरीके से देख रहे हैं, और मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, पर ये है कि हमारी पार्टी संगठन की पार्टी, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो संगठन जो फैसला लेगा वो आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी जो हम काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए और जो क्षेत्रीय विकास के लिए, उस चीज़ पर ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। नहीं, जैसे आप कुआं में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो हम स्पेशली लाल कुआं की, क्योंकि आप जहां हल्द्वानी में रहते हैं उसी से लगी हुई ये सीट है, तो आपकी गतिविधियां वहां काफ़ी रहती हैं, तो लोग हर तरीके से ये मान रहे हैं कि लाल कुआं के भावी विधायक दीपेंद्र सिंह कोश्यारी होंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो पार्टी जब तक किसी का टिकट डिक्लेयर नहीं करती है तो दावेदार बहुत होते हैं, और मुझे लगता है कि आपने कोई दावा भी नहीं किया। ये लोगों का प्यार, ये जो आपको विधायक के रूप में देख रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें लाल कुआं क्षेत्र में किन किन समस्याओं को, अगर आपको बतौर नेता समाधान देना हो, किन किन चीज़ों को आप फोकस करेंगे? देखिए, लाल कुआं वैसे बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन फिर भी अगर आने वाले समय पर देखा जाए तो चाहे चिकित्सा संबंधी क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा संबंधी क्षेत्र हो, और मेरा सिर्फ ये मानना है कि आज के दिन में जो विकास होता है वो सिर्फ एक स्कूल या एक, जो कहते थे ना पहले एक ज़माने में कि बिजली पानी है घर में, मतलब उस क्षेत्र में तो बस विकास हो गया। तो मेरा मानना है कि अब ये युवा पीढ़ी का समय है, आने वाला जो समय है वो युवा पीढ़ी का है, और हमें जो चीज़ अब आगे कार्य करना है, हमें वो आज को देखते हुए कार्य नहीं करना है, हमें उसको अगले 15-20 साल को देखते हुए कार्य करने हैं। तो हम उस क्षेत्र में क्या ला सकें। बाहर लाल कुआं, आपको पता होगा, लाल कुआं जो क्षेत्र है वो लाल कुआं किच्छा जो सिडकुल वाला एरिया है उसके बिल्कुल चिपका हुआ क्षेत्र है। आज रुद्रपुर, सिडकुल, इतनी कंपनियां जो हमारे एक समय पे मुख्यमंत्री रहे श्री तिवारी जी, उन्होंने उसमें वहाँ पे सिडकुल लाए थे। तो मेरा मानना है कि अगर कोशिश करेंगे हम आने वाले समय पे लाल कुआं भी, क्योंकि लाल कुआं भी प्लेन्स का पार्ट है, वहाँ पे पूरी ज़मीन है, अभी भी बहुत सारी ज़मीन है, आने वाले समय पे किस तरीके से उसको हम इंडस्ट्रियल पार्ट में कन्वर्ट कर पाएँ, किस तरीके से लोगों को रोज़गार मिले, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मेरा मुख्य ध्यान इस वक्त इसी रूप में चल रहा है। बाकी जो समस्याएं हैं वो तो हम लगे हुए हैं। अच्छा, अब मैं आखिर की तरफ चल रहा हूँ। धामी सरकार के सामने चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, वक्त बहुत कम है, लेकिन जिस तरीके से 2020 क्रिकेट के बैट्समैन और बॉलर के रूप में लगातार धामी जी 24 घंटे काम कर रहे हैं, जितना काम वो कर रहे हैं आप भी उससे कम काम नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या एक युवा अगली जो सरकार होगी पूर्ण रूप से युवा सरकार होने वाली है? युवाओं को कितना प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है? देखिए, अब आपने बात करी हमारे मुख्यमंत्री जी की, तो पुष्कर सिंह धामी जी को सिर्फ अभी कुछ ही समय मिला है कार्य करने को, लेकिन उनका अधिकतर मैंने देखा है उनके जनसभाओं में वो ये कहते भी हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आपको बहुत कम समय मिला, तो ये अपने मुँह से अक्सर खुद कहते हैं कि जब आप काम करते हो तो आप समय नहीं देखते हो, चाहे काम 1 घंटे का समय मिला आपको, चाहे 1 साल का मिला हो, वो अपना हर पल, इस वक्त जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि उन्होंने अपना हर पल जनता को दे रखा है। वो एक ज़िले में, वो मुझे लगता है ऐसे पहले मुख्यमंत्री होंगे जो एक दिन में, आज अगर सुबह पिथौरागढ़ हैं, दिन में उत्तरकाशी हैं, शाम को हल्द्वानी हैं, तो फिर रात में देहरादून पहुँच रहे हैं। एक दिन में 3 से 4 जिलों के दौरे कर रहे हैं, लोगों के बीच में शासकीय कार्य में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो शासकीय कार्य भी देखना पड़ता है, और फिर उनके वहाँ आप आज कभी माहौल देखेंगे तो सुबह से रात जनता का भीड़ इतनी रहती है वहाँ पे, और उन्हें भी सुनना पड़ता है। तो एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने अपना जो दृष्टिकोण है, जो कार्य करने की जो तरीका और जो क्षमता है, वो इस तरीके से लोगों पे कुर्बान कर दी है कि एक पल, दिन का एक सेकंड, अगर सुबह 6 बजे उठ रहे हैं तो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक पूरी तरीके से जनता के लिए जो सोच रहे हैं और जनता के बीच में रह रहे हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री आने वाले समय पे, जिसको अगर पूरे 5 साल या आगे जो जितना भी कार्यकाल मिले, तो जो सिर्फ 4 महीने में आप देख रहे हैं, जिस तरह से आप खुद भी कह रहे हैं, जो सिर्फ 4 महीने में 4 साल का कार्यकाल करके दिखा सकता है,
तो सोचिए वो अगले 5 साल में क्या करेगा। अच्छा, पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री बने तो उनका इतिहास ने यानी कि अपने आप को दोहराया। भगत सिंह कोश्यारी जी जब मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त पुष्कर सिंह धामी उनके सहायक के तौर पर 24 घंटे उनके साथ रहते थे। ये माना जाता था कि भगत सिंह कोश्यारी जी की सरकार रिपीट हो रही है। सेम वही स्थिति पुष्कर सिंह धामी के साथ है। सिर्फ फर्क क्या है, जब भगत सिंह कोश्यारी जी मुख्यमंत्री थे उनके पास कोई भगत सिंह कोश्यारी जी के पास उनके जैसा कोई गुरु नहीं था। लेकिन आज के वक्त में पुष्कर सिंह धामी जो नौजवान मुख्यमंत्री हैं उनके पास एक मार्गदर्शक और मैं उनका टीचर, उनका गुरु यानी भगत सिंह कोश्यारी हैं, उनका मार्गदर्शन करने। आमतौर पर कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। क्या ऐसा लगता है कि इतिहास दोहराएगा या फतह होगी? देखिए, इस बार इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा भाजपा की विजय का, और ऐसी विजय होगी जो कि आगे आने वाले समय पे लोग कहेंगे कि वो इतिहास बना था। भाजपा का इस बार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इन्हीं सारे प्रयासों के साथ भाजपा आने वाली सरकार में 2022 में 60 पार का जो दावा कर रही है वो पूरा भी करेगी और एक भारी बहुमत की, एक युवा मुख्यमंत्री की, एक युवा सरकार बन के निकलेगी। धन्यवाद। तो ये थे युवा नेता दीपेंद्र सिंह कोश्यारी जो इस वक्त लाल कुआं चुनावी मैदान में एक लोकप्रिय स्टार के रूप में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में धामी सरकार युवाओं के बूते पर कितनी कामयाबी पाती है या केजरीवाल और हरीश रावत उन्हें पटकनी दे पाएंगे। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सत्य के साथ।